डियर सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज आपके सामने स्टमक कैंसर को डिस्कस करेंगे। और स्टमक कैंसर को डिस्क्राइब करने से पहले हमको ये समझना है कि कैंसर क्या है। पिछली क्लासेस में मैंने कैंसर के बारे में भी आपको बताया था, लेकिन एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि स्टमक कैंसर को समझने पहले हमको ये समझना है कि कैंसर क्या है और कैंसर हम आज कैसे डेवलप होता है, क्या रीज़न रहते हैं, ये चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद स्टमक कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक तो है स्टमक कैंसर, राइट। टॉपिक हमारा क्या है? स्टमक कैंसर। ओके, टॉपिक है हमारा स्टमक कैंसर और इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, जैसे कि बॉडी की कोई भी सेल्स हो, वो नॉर्मली यदि फंक्शन कर रही है, ठीक है, ये सारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि नॉर्मल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को यदि हम बड़ा करके बताएं तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं और क्रोमोसोम्स में जीन वगैरह भी पाए जाते हैं, राइट। अब जीन का यदि एबनॉर्मल म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, जीन के स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी आए और ये सपोज किसी कारणवश जीन क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए। अब जीन के एबनॉर्मल होने के कारण से उस सेल से जितनी भी सेल्स बनेंगी, ठीक है, वो सेल्स सब कैसी बनेंगी? एबनॉर्मल सेल्स बनेंगी, राइट। लेकिन हमें बॉडी में किस तरह की सेल्स की आवश्यकता है? नॉर्मल सेल्स की आवश्यकता है। लेकिन जीन म्यूटेशन के होने के कारण से क्या बनी? एबनॉर्मल सेल्स बनी। अब ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं, इनको बिगनिंग में तो हम नियोप्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि एक तरह से नए तरह का ये प्लाज्मा बना है। लेकिन ये सेल्स धीरे धीरे ग्रुप करती रहती हैं, ग्रुप बनाएंगी, लंप बनाएंगी, मास बनाएंगी, ठीक है, लेकिन नॉर्मल सेल्स की तरह फंक्शन नहीं करेंगी, नॉर्मल सेल्स की तरह फंक्शन नहीं करेंगी। ये नॉर्मल सेल के फंक्शन को सप्रेस भी कर सकती हैं और नॉर्मल सेल के फंक्शन को बढ़ा भी सकती हैं, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल सेल्स जो है, इनका ग्रुप जो है, इनका मास जो है, इनका लंप जो है, ठीक है, ग्रुप ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है, राइट। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ट्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूमर कहेंगे। तो ये तो अभी हमारे लिए ग्रुप ऑफ द एबनॉर्मल सेल। फर्स्ट में एबनॉर्मल सेल्स जो बनी थी नियोप्लाज्मा कहलाती है। ग्रुप ऑफ द नियोप्लाज्मा जो होती है, ग्रुप ऑफ द एबनॉर्मल सेल, ग्रुप ऑफ द कैंसर सेल्स, ग्रुप ऑफ द एबनॉर्मल जीन म्यूटेटेड सेल्स जो हैं, उन सेल्स का जो ग्रुप है, जो लंप है, जो मास है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। और यदि ये ट्यूमर कहीं और जगह भी स्प्रेड हो जाते हैं, किसी और ऑर्गन के अंदर भी, ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ स्ट्रीम के थ्रू कहीं और भी जाके ये एबनॉर्मल सेल्स इस तरह से डेवलप करता है, तो उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। फैलने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस। और उस तरह से फैलने वाला जो ट्यूमर है उसको हम कहेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। तो ये तो हो गया बिना फैलने वाला बिनाइन ट्यूमर, और ये हो गया मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर किसी एक ही जगह पर रहता है, हम इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर मल्टीपल एरिया में मेटास्टेसाइज्ड हुआ है, फैला हुआ है, इसलिए हम इसको सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस है, कैसे कैंसर डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि स्टमक कैंसर क्या होता है, राइट। स्टमक कैंसर तो स्टमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। स्टमक कैंसर को हम गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। ये स्टमक है, राइट। और स्टमक के अंदर सेल्स जो रहती है, यहाँ की जो लाइनिंग रहती है, यहाँ पे जो लाइनिंग रहती है, ये अलग अलग लेयर्स की लाइनिंग रहती है। आउटर लेयर रहती है, ठीक है, मिडिल लेयर रहती है, इनर लेयर रहती है। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग लाइनिंग्स रहती है, राइट। और ये जो लाइनिंग है, ठीक है, इस तरह से लाइनिंग रहती है। अब जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, अंदर से जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये म्यूकोजल लाइनिंग या एपिथेलियल लाइनिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर लाइनिंग रहती है, फिर फाइब्रस लाइनिंग रहती है। इस तरह से लेयर्स में रहता है। और यहाँ पे जो सेल्स रहती हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स रहती है। कोई सेल्स सिक्रेटरी सेल्स रहती हैं, ठीक है, HCl प्रोडक्शन करना, HCl को सिक्रेट करना, म्यूकस प्रोडक्शन करना, म्यूकस को सिक्रेट करना। तो सिक्रेटरी सेल्स में यदि ट्यूमर होता है तो उसे हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं, राइट, क्योंकि वो सिक्रेटरी सेल्स के अंदर ट्यूमर हुआ है। और यदि ऐसा ट्यूमर है जो फैलने वाला नहीं है,
उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और ऐसा ट्यूमर है जो फैल रहा है तो फिर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है या मैलिग्नेंट या कैंसरस कंडीशन कहलाती है। जब तक कैंसर सेल्स लंप बने हुए हैं, ग्रुप में मास में बना हुआ है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, सपोज करो यहाँ पे नोड्यूल बन गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया है, ट्यूमर बन गया है, और पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर ही है ये, तो ये क्या कहलाएगा, बिनाइन ट्यूमर कहलाएगा। लेकिन ये जिस दिन स्प्रेड होगा उस दिन से ये क्या कहलाएगा, फिर ये मेटास्टेसिस कहलाएगा, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाएगा। और इसी कंडीशन को अपन कैंसर कंडीशन कहते हैं। जब ट्यूमर फैल जाता है तो फैली हुई जो कंडीशन रहती है उसे हम कैंसर कहते हैं, कैंसर सेल कहते हैं। उसके पहले वो बिनाइन ट्यूमर सेल कहलाती है या नियोप्लाज्मा का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो स्टमक कैंसर को समझने के पहले हमको डायग्राम में यही समझना है कि कैंसर का जो टाइप है वो डिपेंड करता है कि कौन सी तरह की सेल्स पे बना हुआ है। अब आपके इंट्रोडक्शन को हम 1 बाय लेंगे और क्या मीनिंग उसका लिखा हुआ है वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके नोट्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में यह है कि स्टमक कैंसर आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक कैंसर। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि स्टमक कैंसर also called gastric cancer, stomach cancer also known as the gastric cancer, right? stomach cancer जो है वो gastric cancer के नाम से जाना जाता है। It begins when the stomach become normal and stomach become abnormal and grow uncontrollably, right? यहाँ पे जो कैंसर सेल्स हैं वो क्या करती है, abnormally uncontrollable growth करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when the cell in the stomach become abnormal and grow uncontrollably। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमको यही समझना है कि जब स्टमक की सेल्स जो है वो एबनॉर्मली और अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करने लग जाती हैं तो उसे हम गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। दिस सेल फॉर्म अ ग्रोथ ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर। यहाँ पे टिश्यू की जो ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू, this cell form growth of tissue and this growth of tissue called cancer, right? growth of tissue called cancer या ट्यूमर called ट्यूमर कहेंगे, right? और यदि फैल जाएगा तो उसे फिर कैंसर कहेंगे। तो growth of the abnormally growth of the tissue called tumor। a tumor can begins non cancerous और malignant। ठीक है, ट्यूमर जो है वो नॉन कैंसरस भी होता है और मैलिग्नेंट भी होता है। नॉन कैंसरस मतलब कि नहीं फैलने वाला, और मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसरस मतलब कि फैलने वाला। ठीक है, नॉन कैंसरस और कैंसरस को हम मैलिग्नेंट कहते हैं। तो ये नोड इस तरह से रहता है, लेकिन ये नोड इस तरह से रहता है और कुछ ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये फैलने की कोशिश भी करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट? इसके बाद है कि ये जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, स्टमक का जो ट्यूमर है वो नियरेस्ट लिम्फ नोड को या स्प्लीन को या अदर ऑर्गन को, अदर टिश्यू को भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो इसके लिए लाइन क्या लिखी है, कैंसर बिगिंस इन एनी पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट कैन स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड एंड अदर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द लीवर, बोन, लंग्स एंड वुमेन्स ओवेरी। यदि स्टमक के अंदर ट्यूमर है और यदि ये ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्रेडिंग में स्प्रेड होने के लिए एबल हो जाता है, तो ये स्प्लीन को, लीवर को, नीचे इंटेस्टाइन को, ऊपर डायफ्राम को, लंग्स को और वुमन के ओवेरी या ब्रेस्ट में ये स्प्रेड हो सकता है, राइट? अदर सराउंडिंग जो टिश्यू है उनके अंदर स्प्रेड हो सकता है, मैलिग्नेंट यदि हो जाए तो, राइट? तो इस तरह से इसमें लाइंस लिखी हुई है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि मोस्ट 85 केसेस ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर आर एडिनोमास। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सेकेंड पैराग्राफ को समझने के पहले एक डायग्राम बनाएंगे कि ये स्टमक है और स्टमक के अंदर जो सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स जो हैं, ठीक है, कौन सी सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स जो हैं, कौन सी सेल्स में कह रहा हूँ, सिक्रेटरी सेल्स जो म्यूकस वगैरह सिक्रेट करती हैं। और सिक्रेटरी सेल्स के अंदर क्या हो जाए, यदि कैंसर बन जाए, ठीक है, सिक्रेटरी सेल्स में क्या बन जाए, कैंसर बन जाए, तो सिक्रेटरी सेल्स में कैंसर जो बनते हैं, ऐसे जो केस है वो 85% केस, मतलब कि आप 100 पेशेंट गैस्ट्रिक कैंसर के लेते हो तो 85% आपको ऐसे, है ना, 85% ऐसे मिलेंगे जिनका कैंसर सिक्रेटरी सेल्स में है, राइट?
100 गैस्ट्रिक कैंसर के पेशेंट में से 85% ऐसे मिलेंगे जिनके गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो सिक्रेटरी सेल्स में है, मतलब कि सिक्रेटरी सेल्स में कैंसर होना यानी कि एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा इज द हैविंग 85% रेशो फ्रॉम ऑफ द ऑल गैस्ट्रिक कैंसर। सारे गैस्ट्रिक कैंसर में से एडिनोकार्सिनोमा का जो रेशो रहता है वो 85% कैंसर जो रहते हैं वो एडिनोकार्सिनोमा टाइप के कैंसर रहते हैं। दैट अकर इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक म्यूकोजा, जो कि स्टमक म्यूकोजा में, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, स्टमक म्यूकोजा में लाइनिंग रहते हैं। और इसमें भी 3 पार्ट यदि हम कर दें, यदि अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, तो यहाँ की सिक्रेटरी सेल्स में कैंसर होने की संभावना 40% रहती है। मिडिल पार्ट के अंदर भी सिक्रेटरी सेल्स में कैंसर होने की संभावना 40% रहती है, लेकिन अपर पार्ट के सिक्रेटरी सेल्स में कैंसर होने की संभावना 15% ही रहती है। तो 40% कैंसर यहाँ के मिलते हैं हमको, 40% कैंसर यहाँ के मिलते हैं और 15% कैंसर ऊपर के मिलते हैं। इसलिए ये टोटल कितने हो गए, 85-95 के आसपास ये हो गए, राइट। तो ये इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इंसिडेंस का, और ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है उतना ही आपको बताना है। इसके बाद मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि जो सेल्स रहती हैं ये सिक्रेटरी सेल्स में होती है, राइट। इसके बाद कुछ सेल्स ऐसी रहती है जैसे कि स्क्वेमस सेल में होना या एडिनोकार्सिनोमा में होना। तो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दे रहा हूँ, सेल्स के टाइप पर कैसे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, पहला तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। दूसरा ये हो सकता है लिम्फोमा, लिम्फोमा मतलब कि स्टमक के अंदर जो लिम्फ नोड्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको लिम्फ सप्लाई करने वाले लिम्फ वेसल्स जब लिम्फ नोड में लिम्फ ले जाती है तो जो लिम्फ नोड मौजूद हैं, लिम्फ सेल्स, लिम्फ टिश्यू, उनके अंदर भी ट्यूमर हो सकता है। या स्ट्रोमल ट्यूमर, या स्टमक के अंदर ऐसी सेल्स जो कि फंक्शन नहीं करती है, फंक्शन करने वाली सेल्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, फंक्शन नहीं करती है, फंक्शन करने वाली सेल्स को सपोर्ट करती है, उन सेल्स को स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वेमस सेल जैसे है वो है फंक्शनिंग कर रही है, वो सिक्रीशन कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो ये पेरेन्काइमल सेल कहलाएगी, और ये स्ट्रोमल सेल उनको सपोर्ट करने वाली सेल्स है, ठीक है। और लिम्फोमा, उसमें लिम्फ सप्लाई करने के लिए जो टिश्यू रहते हैं उनकी सेल्स है। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी स्क्वेमस सेल के अंदर भी कार्सिनोमा हो सकता है, लिम्फ सेल में भी कार्सिनोमा हो सकता है जिसको अपन लिम्फोमा कहते हैं, और स्ट्रोमल सेल में कार्सिनोमा हो जाता है जिसको अपन स्ट्रोमल ट्यूमर कहते हैं। तो गैस्ट्रिक ट्यूमर जो है वो लिम्फोमा या स्ट्रोमल ट्यूमर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, राइट। इसके बाद स्टमक जो है उसमें सेल का डिवीजन कैसे रहता है उसको भी समझ लो आप। सेल का डिवीजन कैसे रहता है, जैसे मैंने लाइनिंग बताई थी, तो इनर मोस्ट लाइनिंग है, ये तो सिक्रेटरी लाइनिंग है। उसके बाद जो मसल लेयर है उसमें मस्कुलर लाइनिंग है, और उसके बाद जो फाइब्रस लाइनिंग है। तो मस्कुलर लेयर और फाइब्रस लेयर, यहाँ पे सेल्स के टाइप भी अलग अलग रहते हैं। तो बस आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन तक यही याद रखना है कि स्टमक कैंसर इज ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है, इन विच द कैंसर ग्रोज एबनॉर्मली। कैंसर क्या है, एबनॉर्मली ग्रोथ करती है, एंड इट विल बिकम ट्यूमर्स, इट विल बिकम ट्यूमर्स। इफ ट्यूमर इज स्प्रेड टू द सराउंडिंग ऑर्गन इट इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। इफ इट इज नॉट एबल टू स्प्रेड इट इज कॉल्ड द नॉन कैंसरस ट्यूमर, राइट, बिनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर। एंड 85% of the cases having the adenocarcinoma, 85% cases having the एडिनोकार्सिनोमा, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, 85% केसेस हैविंग द एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। एंड 40% केसेस फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, 40% फाउंड इन द मिडिल स्टमक, एंड 15% ओनली फाउंड इन द अपर स्टमक। ये इसकी रीजन हो गए। अब हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, तो थर्ड पैराग्राफ में जो लाइन लिखी हुई है वो यही है कि मेटास्टेसिस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन स्प्रेड टू द लीवर, लंग्स, बोन्स एंड ब्रेन्स, एंड मेटास्टेसिस आर आल्सो फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड अराउंड द रेक्टम। का मतलब यह है कि जो कैंसर ब्लड और लिम्फ के थ्रू सराउंडिंग ऑर्गन में स्प्रेड होते हैं,
ठीक है, जो कैंसर ब्लड और लिम्फ की मदद से सराउंडिंग ऑर्गन में स्प्रेड होते हैं, जैसे कि लीवर में स्प्रेड हो गया, लीवर में फैल गया, स्प्लीन में फैल गया, उन कैंसर्स को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, राइट। उस मैकेनिज्म को मेटास्टेसिस कहते हैं। और दूसरा कि एब्डोमिनल की जो लाइनिंग है, रेक्टम की जो लाइनिंग है, सब लाइनिंग स्टमक जैसी रहती है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे HCl सीक्रेट हो रहा है, वहाँ पे म्यूकस सीक्रेशन होगा। डाइजेशन के फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स का फंक्शन भी अलग अलग रहता है, लेकिन लाइनिंग तो इनकी एपिथेलियल जैसी, मसल्स जैसी स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कैंसर माइग्रेट भी हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी में आपको सीधा सा मैं बताऊं, इटियोलॉजी तो यही रहेगा कि जीन म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन हुआ तो कैंसर होगा, तो इटियोलॉजी तो ये हो गया। लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीन म्यूटेशन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, उन सबको हम रिस्क फैक्टर्स में लिखेंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जीन म्यूटेशन करवा सकते हैं, तो उन रिस्क फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स को लिखेंगे। फर्स्ट है इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बाय H. pylori हेलिकोबैक्टर, ठीक है, H. pylori हेलिकोबैक्टर, ये या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम इसका नाम है, ठीक है, या H. pylori भी इसको बोलते हैं, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण से आपका गैस्ट्राइटिस या पेप्टिक अल्सर जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं, और उसके बाद इसमें इन्फेक्शन होने के कारण से कैंसर फॉर्मेशन हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव एजेंट है ये, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम इसका नाम है बैक्टीरिया का। सेकेंड पॉइंट है डाइट हाई इन कंजम्पशन ऑफ स्मोक, स्मोकिंग ज़्यादा करना, सॉल्टेड फूड लेना, स्मोक्ड फिश का उपयोग करना, सेवन करना, पिकल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, इसके बाद अचार वगैरह ये जो है, ठीक है, ईटिंग डाइट हाई इन फ्रूट्स वेजिटेबल। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर कैंसर को डेवलप कर सकती हैं, ठीक है, रॉन्ग डाइट यदि लेते हैं तो। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हाई कंजम्पशन ऑफ द रेड मीट, ठीक है, रेड मीट का उपयोग करना, ठीक है, हफ्ते में 13 बार से ज़्यादा बार, मोर देन 30 टाइम्स पर वीक, एक वीक में 13 बार से ज़्यादा बार यदि रेड मीट का और इस तरह की चीज़ों का उपयोग करने से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग, राइट, स्मोकिंग हो करना, स्मोकिंग। इसके बाद है पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो ये रिस्क ऑफ कैंसर को बढ़ा देता है, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है जो रिस्क ऑफ कैंसर को बढ़ा देता है। इसके बाद है टाइप ए, राइट, ब्लड टाइप ए। मोस्ट रिसर्च में पाया गया है कि ए ब्लड ग्रुप जो है उनके अंदर स्टमक कैंसर, ठीक है, स्टमक कैंसर के पेशेंटों को देखा गया जिसके अंदर मोस्ट ऑफ पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, राइट। तो उससे डाटा मिला है कि ए जो है वो स्टमक कैंसर का रिस्क फैक्टर है और उसका कॉज अननोन है, राइट। नेक्स्ट है जेनेटिक हेरिडिटरी, रीजन इसका अननोन है, अभी तक इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है जेनेटिक हेरिडिटरी, ठीक है। इसके बाद है फैमिली हिस्ट्री, स्टमक पॉलिप्स, स्टमक के अंदर टिश्यू का ओवर ग्रोथ हो जाना, कभी कभी टिश्यू ऐसे ओवर ग्रोथ होते हैं कि वो कैंसर नहीं होते हैं, ओवर ग्रोथ होते हैं, पॉलिप्स बन जाना, फुंसी बन जाना, ठीक है, लेकिन वो कैंसर का रूप ले सकती है। इसके बाद है ओबेसिटी, एज, ठीक है, ये फैक्टर सब ऐसे हैं जो जीन म्यूटेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। जेंडर के अंदर मोस्ट कॉमन ये मेल में ज्यादा पाया गया है, ठीक है, रेदर देन द वुमेन की तुलना में मेल के अंदर ये कैंसर के ज्यादा पाए गए हैं केसेस। इसके बाद है लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी होने से भी स्टमक कैंसर होता है, ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, गैस्ट्रिक कैंसर स्टेजिंग, गैस्ट्रिक कैंसर की स्टेजेस, हम जैसे बात करते हैं कि इस पर्सन को सेकेंड स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, तो ये स्टेजिंग कैसे की जाती है। अभी तक मैंने आपको जो कैंसर की क्लासेस दी हैं उसके अंदर स्टेजेस 4 बताई थी, लेकिन यहाँ मैं आपको स्टेज
5 बताऊंगा, ठीक है। स्टेज 0 भी यहाँ पे होती है। तो स्टेज 0 से हम बात करें, स्टेज 0 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्टेज 4 तरह की स्टेजों की हम बात करेंगे। तो ऐसा कैंसर जो स्टमक की इनर लाइनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक की ओनली स्टमक की इनर लाइनिंग को अफेक्ट करता है, उस तरह के कैंसर को हम स्टेज 0 कहते हैं, ठीक है। स्टेज 0 में ओनली इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की ओनली इनर लाइन को अफेक्ट ये कर रहा है। यदि ये कैंसर बढ़ जाए, ग्रोथ करने लगे और आउटर लेयर की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है, आउटर लेयर की तरफ पेनेट्रेट करने लगे, तो पेनेट्रेट टूवर्ड्स, ठीक है, पेनेट्रेट टूवर्ड्स की तरफ, है ना, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, पेनेट्रेट टूवर्ड्स आउटर लेयर की तरफ यदि ये पेनेट्रेट करने लगे तो वो फर्स्ट स्टेज इसको दी जाएगी। यदि यही कैंसर और बढ़ता जाए, ठीक है, और बढ़ के इतना बढ़ जाए कि ये स्टमक की सारी लेयर्स को अफेक्ट कर दे, ठीक है, लेयर्स ऑफ द स्टमक, लेयर ऑफ स्टमक की लेयर्स को क्या करे, ये स्टमक के लेयर्स को अफेक्ट कर दे, राइट, और प्लस लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर दे, तो ये सेकंड स्टेज कहलाएगी। ये कैंसर और ज्यादा बढ़ जाए और स्टमक की सारी लेयर्स को अफेक्ट कर दे, ऑल लेयर्स ऑफ द स्टमक, ठीक है, ऑल लेयर ऑफ स्टमक प्लस लिम्फ नोड को भी अफेक्ट करे, तो ये कहलाएगा थर्ड स्टेज का कैंसर। ये कैंसर और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, स्टमक की सारी लेयर्स को अफेक्ट करे और स्टमक के बाहर के जो ऑर्गन है उनको भी इन्वॉल्व कर ले, उसके अंदर भी ये फैल जाए, ठीक है, जैसे कि स्प्लीन में फैल जाए, या पास में लीवर है तो लीवर में फैल जाए, ऊपर से डायफ्राम के अंदर पेनेट्रेट हो जाए, ठीक है, या एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर पेनेट्रेट हो जाए, तो इस तरह से यदि फैल जाए और प्लस, ठीक है, तो अदर ऑर्गन प्लस लिम्फ नोड, इन चीजों में ये फैल जाता है, तो ये फोर्थ स्टेज का कैंसर कहलाता है। और ऐसा कैंसर जो पहले कभी था, गैस्ट्रिक कैंसर पहले कभी था, हील हो गया, सही हो गया, लेकिन वापिस आया, ठीक है, तो इसको हम रिकरेंट कैंसर कहते हैं। क्या कहेंगे? रिकरेंट कैंसर। तो इस तरह से स्टेजिंग है। यदि आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स, राइट, स्टमक कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेन इन द स्टमक एरिया, ठीक है। पहला क्या है? डिस्कम्फर्ट इन एंड पेन, डिस्कम्फर्ट एंड पेन इन स्टमक एरिया के अंदर पेन होना। सेकेंड है डिफिकल्टी स्वेलोइंग, थर्ड है नोजिया एंड वोमिटिंग, फोर्थ है वेट लॉस, फिफ्थ है फीलिंग और फुल और ब्लोटेड आफ्टर द स्मॉल मील, ठीक है। मतलब कि स्टमक के अंदर कैंसर है तो फीलिंग, फुलनेस दिख जाएगी। ये चीजें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर बताया है कि ये यदि स्टमक के अंदर कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो ये सारे सिम्टम्स सेम टू सेम आते हैं। यहाँ पे क्योंकि कैंसर है तो कैंसर से रिलेटेड पेन और इसमें बढ़ जाता है, और कैंसर के होने के कारण से सराउंडिंग टिश्यू जो है वो कंप्रेशन होता है, और उनके कंप्रेशन से उनमें माइनर इंजरीज भी क्रिएट होती है, और उस कारण से इन्फ्लामेशन वगैरह भी होता है, और इन्फ्लामेशन के बाद में यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स डेवलपमेंट होते हैं। तो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स मैंने ये जो बताए हैं आपको नोट्स में, इनका मीनिंग पहली क्लासेस में बता दिया है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट ऑफ द पेन, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, फीलिंग ऑफ फुल एंड ब्लोटिंग आफ्टर द स्मॉल मील, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ब्लोटिंग मतलब गैस भर गई है पेट में, ऐसा महसूस होगा, ठीक है। वोमिटिंग ब्लड और हैविंग ब्लड इन स्टूल, वोमिटिंग के साथ ब्लड आना, हेमोप्टाइसिस, और स्टूल के साथ ब्लड आना, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, स्टमक के अंदर ही ब्लीडिंग होगी जो कि स्टूल के साथ निकलेगी बाहर, और एनीमिया की ब्लड की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो सकता है। इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के बाद है इनडाइजेशन ऑफ द हार्ट गन, ठीक है,
इनडाइजेशन और हार्ट बर्न, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाना, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या है, कैंसर है, वहाँ की सेल प्रॉपर म्यूकस प्रोडक्शन नहीं कर रही है, सॉरी ये सिक्रेटरी एंजाइम सीक्रेट अपना ये डाइजेस्टिव जो एंजाइम है पेप्सिन वगैरह और HCl वगैरह ये सीक्रेट नहीं कर पा रहे वहाँ के ऑर्गन। इसके बाद है लॉस ऑफ एपेटाइट, और इसी कारण से भूख भी नहीं लग रही है, नोजिया वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फटीग होगा, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया होगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि स्टमक के अंदर ट्यूमर है और ये आयरन वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उस कारण से आयरन की कमी भी इसमें हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स आपको याद करने हैं, समझने हैं। आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टमक को ध्यान में रखते हुए क्या क्या जांचें की जाती हैं इसको हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। तो पहला जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, राइट, जो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो अपना डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन रहता है कि मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये दो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मैंने आपको पहले बताए थे। मेडिकल हिस्ट्री में तो वही लिखना है कि हिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक, हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शन, हिस्ट्री ऑफ द जो भी आप कॉजेज में जो चीजें लिख रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है, डाइट की हिस्ट्री, डाइट कैसे लिखते थे, नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, इस तरह की, ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, स्टमक में कहीं पॉलिप तो नहीं है, रेड मीट ईट करते थे नहीं करते थे, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आप मेडिकल हिस्ट्री में पूछ सकते हो। जो भी चीजें इटियोलॉजी में रहती हैं वो चीजें मेडिकल हिस्ट्री में हम पूछते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन में वो चीजें देखते हैं जो कि साइन एंड सिम्टम में हमको दिखती है, जैसे कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी कंप्लेन हो रही है, तो ये चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। थर्ड रहता है फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट का मतलब यह है कि पेशेंट का जो स्टूल है, पेशेंट के स्टूल में चेक किया जाता है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि स्टमक के अंदर यदि कैंसर है, राइट, ये स्टमक है, स्टमक में यदि कैंसर है तो वहाँ की कैपिलरीज डैमेज होती हैं और वो कैपिलरीज ब्लीड कर करके, वो ब्लड इंटेस्टाइन से होता हुआ ब्लड कहाँ जा सकता है, स्टूल में जा सकता है, राइट। तो ये ब्लड यदि स्टमक से आ रहा है तो आते आते ये बहुत डार्क कलर में बन जाता है, और यदि ये ब्लड इंटेस्टाइन का या लोअर इंटेस्टाइन का वहाँ का होगा या रेक्टम रिलेटेड होगा तो ये ब्लड फ्रेश रेड आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। यदि ब्लीडिंग इस तरह से हो रही है और रिफ्लेक्स आ रहे हैं तो ये ब्लड वोमिटिंग के साथ भी ब्लड ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर क्या देखेंगे, स्टूल के अंदर ब्लड चेक करेंगे, आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है ये देखेंगे, और स्पेशली ये कोलन कैंसर जो होता है उसमें ये मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड एंड अदर टेस्ट। अब ब्लड के अंदर और क्या क्या टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये तो स्टूल का टेस्ट हुआ, ब्लड में क्या क्या टेस्ट करेंगे ब्लड के अंदर, तो मैं बताऊं कि ब्लड के अंदर आरबीसी तो इसलिए चेक करेंगे कि कहीं आरबीसी कम तो नहीं पड़ गई है, क्यों कम पड़ी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हुई है तो उस कारण से ब्लड बहुत सारा लॉस हुआ है और आरबीसी कम पड़ गई है, तो कहीं आरबीसी कम तो नहीं पड़ गई है, उसको चेक करने के लिए हम ब्लड के अंदर पहला क्या देखते हैं, आरबीसी देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काउंट इसलिए देखते हैं क्योंकि यदि इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी क्या मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है, राइट, और यदि लिम्फोमा वगैरह यदि भी होगा, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलता है कैंसर रिलेटेड, राइट, और प्लेटलेट भी हमको एबनॉर्मल मिलती है। इसके बाद यदि पर्सन को लीवर रिलेटेड यदि प्रॉब्लम इसमें हुई है, ठीक है, कैंसर होने के कारण से यदि लीवर अफेक्टेड हो गया है तो लीवर के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम, और लीवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है, लिवर एंजाइम्स का टेस्ट भी किया जाता है सीरम के अंदर। तो सीरम में क्या चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन देखा जाता है। दूसरा चीज चेक की जाती है सीरम फेरिटिनिन यदि उसे ब्लड की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो सीरम फेरिटिनिन भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट है बेरियम स्वेलो टेस्ट, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री मैंने आपको बताया, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या लिखना है बताया, ठीक है। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के अंदर, फीकल के अंदर ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड एंड अदर टेस्ट में सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, सीरम फेरिटिनिन और आयरन चीजें, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और बेरियम स्वेलो टेस्ट, बेरियम स्वेलो टेस्ट भी मैंने आपको पहले बताया था, इस बार मैं और डीप में बता दूंगा, थोड़ा डिटेल बता दूंगा बेरियम स्वेलो टेस्ट। इस बेरियम स्वेलो टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को एक फ्लूइड दिया जाता है और फ्लूइड का अपीयरेंस कैसा रहता है, मिल्की रहता है, मिल्की या चौकी, ठीक है, चौकी। अभी तो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, लेकिन चौक रहती तो बताता है कि चौक का जो पाउडर रहता है उस पाउडर जैसा वो लिक्विड दिखेगा। तो चौकी लिक्विड ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है पेशेंट को। जब चौकी लिक्विड पेशेंट ड्रिंक करेगा तो वो चौकी लिक्विड यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। और जहाँ पे कैंसर है, पर्टिकुलर एरिया में कैंसर है, तो वहाँ पे हमको स्कैनिंग से, हम जब मशीन से इसको स्कैन करेंगे, स्कैनर से यदि स्कैन करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया में वो बेरियम बता देगा हमको कि यहाँ पे लेयर कोटिंग नहीं बनी हुई है और यहाँ पे कैंसर वगैरह है। तो पर्टिकुलर एरिया हमको आइडेंटिफाई किया करने में हेल्प होती है। और इसका एक दूसरा टाइप भी रहता है इन डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्वेलो। इन डबल कॉन्ट्रास्ट मतलब कि डबल ये बेरियम स्वेलो टेस्ट है। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्वेलो में क्या होता है कि आपने जो बेरियम दिया है पेशेंट को, उसके साथ एयर भी इन्फ्लेट की जाती है। एयर इन्फ्लेट करने से क्या होता है कि जो बेरियम है वो अच्छी तरह से दीवार पे चिपक जाता है और रिजल्ट जो है वो क्वालिटी के साथ आता है। तो वो कहलाता है डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्वेलो टेस्ट। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी टेस्ट। लेप्रोस्कोपी टेस्ट कैसे किया जाता है? लेप्रोस्कोपी एक सर्जरी मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी है। मतलब कि वो जांच के लिए भी काम आता है और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए भी काम आता है। कौन? लेप्रोस्कोपी। तो लेप्रोस्कोपी की बात करेंगे। कौन सा स्कोपी? लेप्रोस्कोपी, राइट। लेप्रोस्कोपी, इसके अंदर क्या होता है, ये एब्डोमेन है, तो सर्जन जो है इंसिजन लगाता है। सर्जन क्या लगाता है? इंसिजन लगाता है। और इंसिजन लगाने के बाद फाइन ट्यूब, ठीक है, ट्यूब इंसर्ट करता है अंदर, ठीक है, यहां से भी ट्यूब इंसर्ट की अंदर। और ये जो ट्यूब रहती है ये नॉर्मल ट्यूब नहीं रहती है, ठीक है। इन ट्यूब्स के अंदर सर्जिकल इक्विपमेंट्स और फीचर इसमें रहते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे फीचर्स रहते हैं जिनको अपन लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इन ट्यूब्स को ट्यूब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। प्रोसीजर क्या हो गया? लेप्रोस्कोपी। सर्जन ने क्या किया? इंसिजन किया, कट किया, ठीक है, 1 इंच का कट किया, ज्यादा लंबा इंसिजन नहीं, खाली ट्यूब अंदर चली जाए उतना इंसिजन किया, ठीक है। और जो ट्यूब अंदर जाती है उसको अपन लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये ट्यूब जो रहती है इसमें ऐसे ऐसे फीचर रहते हैं कि ये सैंपल लेने में भी काम आते हैं, कटिंग के लिए भी काम आते हैं, ये अंदर इंटरनल स्टिचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे फीचर्स रहते हैं ट्यूब में। अब क्या होता है कि ये विजुअलाइजेशन, ये देख भी सकते हैं, अंदर की चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगे हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो सारा दिखता है। अब क्या होगा कि लेप्रोस्कोपी के द्वारा क्या किया जाएगा? सैंपल लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? सैंपल, ठीक है, सैंपल लिया जाएगा स्टमक का। और सैंपल को पकड़ के ये बाहर निकालेंगे और उसमें ये देखेंगे कि इसके अंदर कैंसर तो नहीं है, कैंसर सेल्स तो नहीं है, या किसी तरह की एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। ये चीज कहलाती है लेप्रोस्कोपी, राइट। तो कभी चीजों को रिपेयर करना है, रिमूव करना है, तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी से भी ये हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट के लिए भी लेप्रोस्कोपी काम आती है, जांच के लिए भी काम आती है। एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी दोनों चीजें क्या है? ट्रीटमेंट और जांच दोनों के लिए काम आती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर भी वही है, फिजिशियन स्टमक के इनसाइड जो देखता है, विजुअलाइज करता है, उसे हम गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और लास्ट है इमेजिंग टेस्ट, ठीक है, जैसे एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी एब्डोमेन, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी, पेट, ये सारी चीजें क्या है? इमेजिंग और रेडियो रिलेटेड जांचें हैं जो कि एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करती है। तो ये सब हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर। आगे हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्टमक कैंसर।